आसान नहीं होता प्रशासनिक अधिकारी बन जाना। पढ़ाई करने से लेकर इम्तिहान देने तक और उसके बाद इंटरव्यू पास करने से लेकर नौकरी करने तक जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती हैं। आज सिंपली बातें में हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनकी सोच, सेवा और समर्पण ने प्रशासनिक क्षेत्र में मिसाल कायम की है। उनकी बातों में, उनके कार्यों में संवेदनशीलता और कर्तव्य निष्ठा का अद्भुत संगम झलकता है। इन्हें नीतियों का नहीं, जमीन की हकीकत का अधिकारी भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। आज हमारे साथ हैं श्री श्याम सुंदर बिस्सा जी, जो प्रेरणा है हर युवा के लिए जो एक उत्कृष्ट प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। चलिए जानते हैं इनके अनुभवों की उस यात्रा को जिसने इनकी पहचान को विशेष बनाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्सा साहब। नमस्कार। सिंपली बातें के इस एपिसोड में जहां पर हम जानेंगे आपके संघर्ष की बातें, आपके जीवन की कहानियां, सिंपली बातों। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये रहेगा कि आपने बतौर जेलर काम किया और फिर आप डीआईजी रहे और उसके बाद आप आईएएस भी बने। ये जो सफर रहा आपका, और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में आप एकमात्र अधिकारी ऐसे हैं जिसके जीवन में ये एक फेज आया, ये कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए, मेरा पहला सिलेक्शन 1977 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल के रूप में हुआ और उसके बाद में मैं जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर 4 जगह पर जेल सुपरिटेंडेंट रहा। और जब डीआईजी था मैं, उस समय मैंने आईएएस के लिए मेरा अप्लाई किया। एक व्यवस्था होती है, आईएएस में आने की 3 मार्ग होते हैं। एक सीधा सिलेक्शन होता है, दूसरा स्टेट सर्विस की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, उससे सिलेक्शन होता है, और तीसरा जो अन्य सेवाएं हैं जो स्टेट सर्विस की, उससे होता है जी। तो जेल सेवा से अभी तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ था। मुझे जब कहा गया कि आप इसमें अप्लाई करें, तो मैंने अप्लाई किया और जो कुछ भी मैंने जेल सेवा में रहते हुए जो मैंने योजनाएं चलाई थी और उसके जो मुझे अवार्ड मिले थे, उस समय मैं लगभग जेल सेवा का देश में कह सकता हूँ कि हाईएस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर था, जिसको सारे मेडल्स जो हैं जी वो मिल चुके थे और मैं एलिजिबल था इंटरव्यू के लिए। तो उसके लिए मुझे तैयारी करनी थी, क्योंकि सीधा अन्य सेवाओं में रह करके उसमें आने के लिए मैंने 1.5 महीना छुट्टी ली सेवा से और लगातार वो स्टडी की जो कि राज्य की योजनाओं की और जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों की और जिन जिन क्षेत्र में मुझे जानना चाहिए, वो सारी तैयारी लगातार मैंने की। और चूंकि इसमें अन्य जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से आते हैं उनका तो प्रमोशन होता है, प्रमोशन के माध्यम से होता है, उनका इंटरव्यू नहीं होता जी। हमारी सेवा में इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू की तैयारी में मुझे सफलता मिली और पहली बार देश में किसी जेल सेवा के अधिकारी को आईएएस में आने का अवसर मिला। बिल्कुल, ये मुझे 96 बैच मिला, 1996 बैच मिला। ये भी एक विशेष बात थी, तो उसका लाभ काफी आगे मिला। बिल्कुल, तो ये तो एक बिल्कुल प्रेरणा देने वाली बात है युवाओं को कि आप जो भी सोचते हैं, अगर कुछ बड़ा बनने का सपना देखते हैं तो निश्चित तौर पर वो पूरा हो ही जाता है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, सपने देखने पड़ते हैं और उन सपनों को पूरा करने के पीछे जो कर्म होते हैं वो करने पड़ते हैं। बचपन में आपका क्या सपना था? आप क्या बनना चाहते थे? देखिए, यह कहना तो बहुत आसान होता था कि आप कहीं पूछेंगे किसी अधिकारी से, मेरा शुरू से एक ही लक्ष्य था, मैं तो यही बनना चाहता था। वास्तव में ऐसा होता नहीं है जी। व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ जिसको रोल मॉडल के रूप में देखता है, जिसको यद्यदाचरति श्रेष्ठ,
जिसको श्रेष्ठ रूप में देखता है उसी तरफ आगे बढ़ता है। मैं चूंकि जैसलमेर में रहता था, मेरी पढ़ाई 11वीं तक वहीं हुई, वहीं का रहने वाला हूँ, तो वहाँ जो ये देखना, किसी कलेक्टर को देखने का तो अवसर ही नहीं मिला था। हमने तो उस समय देखा था वकील बहुत विशेष होता है, और कॉलेज में प्रिंसिपल होना, लेक्चरर होना, ये अच्छा बड़ी बात होती है। मार साहब कहते थे मार साहब होना बड़ी बात होती है, तो मैंने बड़े मार साहब होते हैं, ठीक है, ऐसा। तो मैंने मैं सोचा था कि मैं जाऊंगा प्रोफेसर बनूंगा या फिर वकील बनूंगा, सच बात ये थी। तो उसके तैयारी करते हुए सोचा कि कुछ ऐसा करना चाहिए, उस लेवल की पढ़ाई करनी चाहिए कि हम ये कुछ बन सकें। तो चूंकि जैसलमेर में कॉलेज खुला नहीं था, तो पढ़ाई करने के लिए जयपुर आया। यहाँ मेरे मामा जी रहते थे, जयशंकर जी व्यास, मुझे मोटिवेट किया। पर मेरी शर्त ये थी कि मैं नौकरी करते हुए ही आगे पढ़ाई करूंगा, यानी अपना खर्चा खुद निकालते हुए करूंगा। तो वैसा ही किया। और पहले बार में ही, जब मैं 20 साल का था, उस समय पहली एग्जाम दिया मैंने आरपीएससी का। उस समय 20 वर्ष का आरटीएस का एग्जाम दे सकते थे, 21 वर्ष का आरएस दे सकते थे। तो पहली बार में मेरा सिलेक्शन आरटीएस में हो गया। किंतु जो मेरे मोटिवेटर थे, मेरे मामा जी, उन्होंने कहा कि नहीं आरटीएस में क्या जाना है, आईएएस की तैयारी करो, आरएस की फिर करो, फिर आईएएस तैयारी करो। और उनका ये आदेश था और ये मोटिवेशन था, तो लग गए उसमें करते करते। तो जब कोई घाटियां पार होनी थी तो कई घाटियां पार हुई, जैसा मैंने पहले बताया। तो घाटी पार होते होते उस घाटी के शिखर पर पहुंचे और उसको पकड़ा। तो ये तो इस तरह से ये सफर रहा, तो लंबा सफर रहा जेल सेवा में कार्य करने का। और आप जिस शहर की हम बात कर रहे हैं, जैसलमेर की, आप शायद पहले वहाँ के छात्र रहे होंगे कि आप आरएस में सेलेक्ट हुए और आपने तैयारी करी। जी। तो वो उस वक्त का जो समय था और आज का जो हम समय देखते हैं कि आज बच्चे तैयारी भी करते हैं, युवा वर्ग जो है बहुत शिद्दत से मेहनत करता है, लेकिन फिर भी वो पीछे रह जाता है कई बार और वो डीमोटिवेट हो जाता है। तो इस डीमोटिवेशन को आप मोटिवेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कह सकते हैं? नहीं, वो जब मैं जयपुर आया था तो मैंने कहा, जयपुर आने तक तो मेरे मस्तिष्क में दूसरी बात थी। जयपुर में जब मैं आया तो यहाँ जब लोगों को देखा मैंने, तो मुझे लगा कि मुझे उस स्तर की पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जिनको मैंने पास होते हुए देखा, सिलेक्ट होते हुए देखा, तो मुझे लगा अरे मैं तो इससे ज्यादा हो सकता हूँ, क्योंकि मैं इससे ज्यादा समय तक ही नहीं बल्कि अच्छी तरह से अन्य क्षेत्रों में भी मैं ये कार्य कर रहा हूँ। मैं डिबेट में भी बेस्ट डिबेटर था, मैं मंच पर भी जाता था, आपके ये नाट्य कला के मंचों पर हमारे मित्रों के साथ था। मैंने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा, लेकिन उस समय मेरे अध्ययन में उसकी कोई बाधा मैंने नहीं आने दी, क्योंकि अब जैसलमेर से यहाँ आए थे तो कुछ बन के ही वापस जाना है। ये ध्येय लेकर आप आए थे? ये हाँ, कुछ बन के वापस जाना है, जिस रूप में आए हैं वैसे नहीं जाना। तो यहाँ जिनको देखा उनसे मोटिवेशन मिला, और जो टीचर्स ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मुझे देखते ही हमारे जो कॉलेज में जो टीचर थी, उन्होंने मुझे यही कहा कि तुम्हें तो कुछ और होना चाहिए। मुझे कहते मुझे लगता, मुझे कैसे सोच रहे हैं ये, तुम्हें कुछ और होना चाहिए। ये पता नहीं कैसा, क्यों मुझे कहते थे, देख करके मुझे लगा मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो कुछ बात होगा, ये जैसा
ईश्वर तय करता है वैसा फिर आदमी साथ में लग जाता है। बिल्कुल। जैसी जो भवितव्यता तैसी मिले सहाय, वैसी सहाय मिलती चली गई। मैं तैयारी कैसे करता था बता दूं आपको, क्योंकि मैंने नौकरी करके और खुद कमा के और यहाँ रहने का सोचा था। तो प्रातःकाल 7 बजे मैं टाइप सीखने जाता था कोई नौकरी करने के लिए। 2 घंटे वो सीखता था। फिर एक टेम्पररी ऑफिस मेरे मामा जी का जो था उसमें नौकरी करने जाता था। 213 रुपये 50 पैसे तनख्वाह मिलती थी उस समय। और 5 बजे वहां से फ्री होते। यद्यपि ऑफिस में पढ़ने का काफी समय मिलता था, मैं सबसे छोटी उम्र में था, 16 साल 4 महीने का ही था, तो लोगों का बड़ा मेरे पास स्नेह रहता था जी। मेरे ऊपर बहुत अधिक स्नेह रहता था कि छोरा बहुत होशियार है, बढ़ाना चाहिए, कुछ करेगा। पढ़ने का पूरा टाइम मिल जाता था वहाँ पर। और तो फिर 5 बजे कॉलेज में पढ़ने जाता था, जो 11 बजे तक नाइट कॉलेज रहती थी, लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज। 11 बजे वहाँ से वापस कभी पैदल कभी साइकिल पर, उसमें महाराजा कॉलेज में लगती थी क्लास एक साथ। उसके बाद राजस्थान कॉलेज चली गई थी जो 6.5 किलोमीटर थी। कभी पैदल आते, कभी साइकिल पर आते, 2 सवारी करते, बस आते थे और फिर पढ़ते। 12 बजे बाद सोते। आज भी वही आदत पड़ी हुई। उसके बाद तारीख बदल के सोने की, फिर सवेरे फिर वही निकल जाते। आप देखिए 16 साल से 18.5 साल की उम्र तक सोने की लोगों तलब रहती होगी, तो मेरी उस समय सोने की शायद 5 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं होती थी। तो रात को नहीं पढ़े तो फिर कल कॉलेज कैसे जाएं? तो उस समय यह आदत मेरी पड़ गई। फिर जब लॉ कॉलेज में आए तो लाइब्रेरी 12 बजे तक खुली रहती थी। 12 बजे लॉ कॉलेज की लाइब्रेरी से फ्री होकर घर आते तो 12:30 तक पूछते, कभी यार खाना वाना उसके बाद ही खाते। तो ये सिस्टम उस समय चल रहा था, मेहनत का सिस्टम चल रहा था। मुझे उसकी खुशी होती थी उसकी। मेरी माताजी मेरे साथ रहती थी, बहुत बड़ी मोटिवेटर थी मेरी, वो बहुत बड़ी मोटिवेटर थी। बचपन में भी वह अभी 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता पढ़ती रहती और मैं बोलती रहती, मैं पास बैठ पढ़ता रहता। वो कहती मैं ये पूरा कर रही हूँ तब तक तू पढ़ ले, जब तो मैं ये पूरी कर रही हूँ तब तू पढ़ ले। तो इस तरह से मैं पढ़ाई और मेहनत और पेरेंट्स का मोटिवेशन साथ चलता है। बिल्कुल। तो बहुत सुंदर बात है ये कि हम जो सपने देखते हैं और मोटिवेशन के तौर पे हमारे शिक्षक हमारे साथ आ जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे साथ आ जाते हैं। भले ही वो कम पढ़े लिखे हों, लेकिन वो हमेशा अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का सपना देखते हैं। और आज का युवा वर्ग कहीं एक यहीं पर लैग कर जाता है कि जब वो सफल नहीं होता है तो वो असफलता के गड्ढे में खुद को ही डाल देता है, डिमोटिवेट हो जाता है। आपकी जर्नी जब हम देखते हैं तो एक कुशल प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे आपने जीवन जिया है। एक किस्सा भी मुझे याद आता है, जब आपको लंदन जाना था, केंद्र सरकार की तरफ से आपका चयन हुआ और आप लंदन में आपको विशेष कोई प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया। वो क्या था और आपका विदेश जाने का अनुभव कैसा रहा? देखिए, ये पहली बार था जब राजस्थान में किसी का किंग्स कॉलेज लंदन में जाने का, एक ह्यूमन राइट्स के कोर्स में जाने का अवसर मिला था। उससे पहले हमारे एक डीआईजी थे जो जापान गए थे बहुत पहले, फिर किसी का नंबर आता नहीं था तो वो मुझे सेलेक्ट हो गया मैं। पर जब मैं ये 19 लोग जाने थे, दिल्ली पहुंच गए उसको ब्रीफिंग में, तो 19 में से 6 लोग जेल सर्विस के थे पूरे देश में, राजस्थान से मैं अकेला था। तो 18 लोगों के पास तो पासपोर्ट था और 19 में मेरे पास पासपोर्ट ही नहीं था। तो बड़ा आश्चर्य हुआ, लोगों ने बड़ी हंसी उड़ाई होगी, पूछा होगा। देखिए, ईश्वर इतना
उदार है कि देना होता है तो खुद देता है। मैं पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचा, वहाँ पर एक मैडम इंदिरा जी थी, उनको कहा कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं जाना है। पता नहीं क्या उनको लगा, हाँ बैठो मैं, अच्छा ये कैसे आप आ तो गए? मैंने कहा मेरे पास नहीं है। उन्होंने कहा सारे फॉर्मेलिटी पूरी करी, जहाँ फोन करना था विदेश मंत्रालय के पीए साहब फोन किया, जसवंत सिंह जी के पीओ हुआ करते थे, जानते थे। जब वो बन गया तो मुझे उन्होंने कहा मैडम आपने बहुत सहायता करी मेरी, आप नहीं सहायता करते तो नहीं होता। उसने क्या बोला कि देखिए कोई जेल ऑफिसर पहली बार मेरे पास आया, मैं जेल अधिकारी, मेरे ससुर जी थे लखनऊ के जेलर थे, मैं जेल डिपार्टमेंट की बहू होकर पहली बार जेल डिपार्टमेंट आई थी। तो मुझे लगा, मैंने कहा देखिए कहाँ से कहाँ कौन मिला है। वो कहते जैसी से भविष्यता तैसी मिले सहाय, उन्होंने मेरा सारा काम कर दिया। मेरे पिताजी ये बहुत अच्छी पिताजी एक भक्त किस्म के, हाकिम तो थे ही, उसके साथ बहुत अच्छे श्रीनाथ जी के भक्त थे। और उनका हमेशा मन में रहता था कि मतलब मैं कुछ न कुछ जरूर बनूंगा। मैं उसका एक बात किस्सा बताता हूँ आपको। जब मैं जेल सुनने खोटा था तो वो आए और देख करके मुझे कहा, वो हुकूमत के हाकिम रहे थे मतलब रियासत काल में, तो कहा हाँ ठीक है, जेलरी नौकरी तो ठीक है, नौकर चाकर बहुत है, बहुत अच्छा मकान है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, हुकूमत तो है छोटी मोटी है, पर दरोगाई जेल की तो दरोगाई जेल की है। तो मैंने पूछा क्या करना चाहिए? तो है तो मेरा सिलेक्शन हुआ है मेरा इसमें, कलेक्टर बनो, नौकरी करनी है तो कलेक्टर बनो या वकालत करो, तो दोनों ही बात है। नौकरी तो कैसे करूंगा, वो कलेक्टर का तो कोई चांस ही नहीं अब। पर उनकी क्या वाणी थी कि देखिए उसके 20 वर्ष बाद आप कलेक्टर भी बने। मेरा फॉर्म भरा, मेरा सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी फर्स्ट पोजीशन मिली, 96 बैच मिला मुझे आईएएस का, और उससे एंटर होकर के सुपर टाइम स्केल आईएएस से मैं रिटायर हुआ एज ए सेक्रेटरी। पिताजी देख तो नहीं पाए, तो उन्होंने कैसी भविष्यवाणी थी, नौकरी तो कलेक्टर की, का वकालत, तो मैंने वकालत का रजिस्ट्रेशन भी कर दिया। तो मतलब उनका हर सपना आपने पूरा किया है। वकालत करने शुरू में सोचा भी था, क्यों मैंने वकील को एक विशेष रूप से देखा था, हमारे सामने रहते थे बेगम जय जोशी रहते थे, वो वकालत को देखता था, वकील होना बहुत जोरदार लगा था, BA LLB राजस्थान बोर्ड देखता तो अच्छा लगता था, पर होने का कलेक्टर का नहीं सोचा था, सब कलेक्टर देखा ही नहीं था कभी, समझ नहीं रहे थे। तो जयपुर आने के बाद मैं सोचा कि मतलब उच्चतम अधिकारी क्या होता है, अपने को पहुंचना वहीं तक है, जैसे तैसे करके जेल में पहुंचना है तो मतलब उस स्थिति में पहुंचना है और प्रशासनिक स्थिति में पहुंचना है, ऐसा मन में था, और उसके लिए ही मेहनत शुरू करी। कितने घंटे तक बिना उसके मैं वो सफलता चरण चूमती है उसके, जो सलब की तरह श्रमा से रात रात जूझता है। वो मैंने बहुत उसकी दिनकर का वही पढ़ रखा था कि पीसा जाता जब इक्षुदंड झरती रस की धारा अखंड, जब फूल पिरोए जाते हैं उनको गले लगाते हैं। तो ये मेरे मन में हमेशा रहता था, जब ये कष्ट सहन करके आगे बढ़ेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा, बिना उसके प्राप्त नहीं हो सकता। तो कठोरतम मेहनत मैं करता था। मेरी बड़ी सिस्टर वो मुझे कहती थी कि कैसे कैसे पढ़ता था, जो मतलब नींद आने की होती थी तो मतलब क्या क्या नहीं करता था, इतना वो कष्ट सहके भी, और अपने उस समय के, जिस समय लोग ऐसे व्यस्त रहते हैं इधर उधर के कामों में, उस उम्र में अपने 16 ईयर्स 18 ईयर्स के समय, उस समय में एक कठोरतम प्रयत्न करके छोटे से कमरे में रह करके उसकी मैं कोशिश करता था। उस दौरान तो पंखे भी लगे हुए नहीं होते थे वहाँ पर, बिल्कुल पर बिना सुख मोटिवेटर मेरे बहुत लोग थे, जो गुरुजी जो मुझे मिले वो सब देख के ही कहते थे
श्याम तुम्हें कुछ मिलना चाहिए। मेरे यहाँ के मित्र थे कुछ, वो मित्र भी यहाँ के बहुत अच्छे मुझे मोटिवेट करते थे। ईश्वरी कृपा थी कि उन्होंने मुझे ये ऐसा करने के लिए किया था।